हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष सर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा IBO 02 और इसका एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022, दैट मीन्स लास्ट मंथ। इसके मैंने पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार किए हैं। लाइक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसके ऊपर। एंड बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन, let me inform you that we have started MCOM classes, online classes. Saturday, Sunday will be held, and if anybody is interested to join those classes, you can message me in my Telegram channel, and उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So, okay, so let's start with the first question. IBO 02, International Marketing Management, Part A. And the first question was write short note on international product life cycle. एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. एंड हियर आई हैव रिटन द सॉल्यूशन लाइक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द मॉडल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ डेवलप्ड बाय रेमंड वर्नन. ठीक है, ये फिलोसोफर ने ये मॉडल तैयार किया था फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोडक्ट हैज़ टू पास थ्रू these 4 stages. First, introduction, second, growth, third, maturity, and fourth, decline stage. Okay, that means ये मैंने यहाँ पे एक इसका चार्ट भी बनाया हुआ है. That this is the first stage where the product is in the introduction stage. It starts to grow. उसके बाद में growth stage, and then after this is the peak stage which is called maturity stage, and then द प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. दैट मीन्स उसकी सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. एंड ये चारों स्टेज को मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है. लाइक इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज अ प्रोडक्ट इज न्यूली लॉन्च्ड इन द मार्केट, देयर इज नॉट मच कॉम्पिटिशन, द सेल्स वॉल्यूम आर लो. एंड इन द ग्रोथ स्टेज विच इज ऑल्सो द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द सेल्स वॉल्यूम राइजेस, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट एंड द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट फ्लक्चुएट्स. यहाँ पे फर्म चेंज करती है अपने प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. एंड यहाँ पे कंपनी को अच्छी खासी प्रॉफिट भी अर्न करनी हो सकता है. देन कम्स द थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी. नाउ एज द नेम इम्प्लाइज द प्रोडक्ट इज एट मैच्योर्ड स्टेज, द डिमांड एंड सेल्स इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे फर्म को अपने प्राइसेस को रिड्यूस करने भी होते हैं in order to increase the sale. And decline stage, as the name implies, ये फाइनल स्टेज है. यहाँ पे प्रोडक्ट एक तरीके से मरना शुरू करता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड शॉर्ट नोट, दैट इज पिगी बैकिंग. बेसिकली ये कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड करके है. एंड हियर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल और डुप्लेक्स. So the control of information or acknowledgement also needs to be followed in both the directions. ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जब होता है व्हेन वी जनरली मेक थ्रू कंप्यूटर्स, so now so whenever we send a communication the receiver must acknowledge it and accept it. and acknowledgement का मतलब होता है कि वो उसको रिसीव करता है, एक्नोलॉज करता है. Then he waits until its network layer passes on to the next pocket, and the delayed acknowledgement is then attached to the outgoing data frame. And this technique is temporary delaying of acknowledgement so that it can be hooked with the next outgoing data frame, and which is known as piggybacking, right? And this can be done by making 2 connections. First, separate channel for receiving and sending data from the sender side, and the separate channel for receiving and sending data for the receiver side. यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. एज यू कैन सी हियर कि ये 2 यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, होस्ट ए, होस्ट बी. एंड यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आया, इट इज़ एक्नोलॉज्ड एंड देन इट इज़ सेंड बैक एंड देन सो लाइक दैट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पिगी बैकिंग. नाउ बट ड्यू टू दिस द ट्रैफिक वुड इंक्रीज एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल वुड बी वेस्टेड. So the new solution is piggybacking, and its method, मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ को बहुत एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं पिग्गीबैकिंग में. ओके, द थर्ड शॉर्ट नोट, सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग.
सोशल, ये कौन कौन से इश्यूज आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। यहाँ पे 3 इश्यूज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल। ओके, मैंने सारे मिक्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है द इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को फेस करने होते हैं। व्हाट आर दोज? एडल्ट्रेशन, मिलावटी सामान, ओके, कभी कभी होता है। देन स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट एंड इंजूरियस प्रोडक्ट्स जो हेल्थ स्टैंडर्ड से ठीक नहीं होते। डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, दिस इज़ वेरी कॉमन, वी नो दैट कि एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं दे कैरी द फॉल्स प्रोमिसेस एंड स्टेटमेंट्स, सो दे आर डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। देन दे ऑल्सो पे लो सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है। पुअर वर्किंग कंडीशंस है, टैक्स इवेशंस है, दैट मीन्स टैक्स की चोरियाँ होती है, पॉल्यूशन होता है इनकी फैक्ट्रीज से, एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं 10 मार्क्स के लिए, राइट। So let's move on to the next question, next short note in fact. Essentials of effective segmentation of international markets. Now what is this segmentation? Segmentation का मतलब होता है division, okay, something which is divided into parts. Now international marketing segmentation refers to the process of dividing the whole of the international market into different segments or parts, and each part should show the similar characteristics. Okay, so this is the definition, and in simple words we can also define it as it is a process of identifying a group of potential customers at international level who exhibit similar behavior or similar taste, fashion and preference. Now what are the objectives of segmentation? First, to find the differences among customers, to find marketing opportunities by examining the needs of each segment, to determine the amount of funds to be allocated for each segment. तो यहाँ से पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, यू नो, वेरी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट, एसेंशियल्स, यही मेन क्वेश्चन है, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है, एंड दैट इज मेजरेबल। द मार्केट साइज and purchasing powers of the customer should be measurable in units or in rupees, and it should be easily accessible. That means the market and the consumers should be within the reach of the company, and differentiable. That means each segment should respond differently. They should not show the same type of behavior or characteristic, वरना segmentation का कोई meaning नहीं रह जाएगा। Okay, then it should be actionable. That means each segment should have practical value and it should respond to a certain marketing strategy. And the last one is substantial. That means consumers' profiles should be clearly defined by gathering data on their age, gender, job status, social status, like that. Okay? Okay, let's move on to the second question. And this is distinguished between multinational marketing and global marketing. दोनों ही terms काफ़ी similar terms हैं, लेकिन फिर भी there are a lot of differences. Now, these are the differences that I have written. First, in multinational marketing, each individual market is provided with specific goods and services. But on the other hand, global marketing, similar types of goods and services are provided to all the customers all over the world. Okay? So this is one important difference. In multinational marketing, advertisements are done on the basis of local needs, whereas in global, the advertisements are done, you know, the same type of advertisements you will find globally. So there is no separate advertisements according to the local needs of the country. Then the next difference, in multinational marketing, the marketing strategy for each country is designed by the branch located in that particular country. But in global marketing, the strategies are planned at the headquarters of the company. So these are the main differences. And let's move on to the next question. Again, a distinction between high-tech positioning and high-touch positioning. ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। फ्रेंड्स, in high-tech positioning, products are purchased on the basis of product features, their quality. Okay, whereas in high-touch positioning, the products are purchased on the basis of the image, photos, right?
And in high tech, the buyers give attention to the technical details of the product, whereas in high touch, they do not give much importance to the technical details and quality of the product. And in high tech positioning, products are generally expensive, like cars, mobiles, laptops, TVs, and all that. But in high touch, generally the products are a little bit cheaper. Okay, the next difference between international वारंटी एंड गारंटी, ये तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से भी हम लोग लिख सकते हैं. वारंटी ऑलवेज कम्स इन रिटन फॉर्मेट्स, वेर एज गारंटी इज जनरली ओरल और स्पोकन वर्ड्स. Warranty covers only the product, whereas guarantee covers both goods and services. So that's the one of the key difference. To avail warranty, buyers need to incur expenses. वारंटी कार्ड्स होते हैं, एक्सपेंसेस करने भी पड़ सकते हैं कंज्यूमर्स को, लेकिन गारंटी के लिए कोई एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, वारंटी इज फॉर्मल वेयर एज गारंटी इज इनफॉर्मल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस. The difference between international marketing information and international marketing research. In short, they are known as MIS and MR. Okay, international marketing information को हम लोग MIS भी बोल सकते हैं. Now, it is a process of collecting and supplying marketing information to the management in very simple words. On the other hand, marketing research is a systematic process of collecting and analyzing the marketing data information. And the MIS system aims at providing market information to the managers, right? Whereas the object of research is to solve a specific marketing problem. Okay? And MIS is a broad concept, whereas marketing research is a part of MIS. ये ध्यान में रखना है that marketing information system पूरा का पूरा it's a huge concept. और marketing research हम लोग कोई भी एक particular चीज़ को लेके करते हैं. And two more differences are there, that MIS, the data in MIS are collected almost daily, but in marketing research, the data are collected periodically and less frequently. And in MIS system, it is a continuous process. Every day, every minute, company try करती है market से information लेने की, and research is done periodically. Okay, so let's move on to part B. पार्ट बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने थे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. EPRG फ्रेमवर्क के ऊपर है. ये मैंने लास्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन शेयर किया था, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा केस स्टडी मिक्स क्वेश्चन है ये. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि द क्वेश्चन इज एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर अफ्रीकन मार्केट्स इन कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनी देयर. नाउ डिस्कस एनी 2 मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री सुटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड कमेंट ऑन देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. सो दिस वाज द क्वेश्चन. और मैंने यहाँ पे जो 2 एंट्री मोड्स हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस. ओके, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड्स हैं इंटरनेशनल एंट्री करने के लिए. सबसे पहले समझते हैं जॉइंट वेंचर क्या है. बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी हम लोग. एंड इन दिस मेथड द फर्म जॉइंस हैंड्स विद अ फॉरेन कंपनी टू डू बिजनेस. द डोमेस्टिक फर्म हैज़ टू आइदर इन्वेस्ट और शेयर इट्स नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी विद द फॉरेन फर्म. ये भी क्लियर है. द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर शेयर्ड बिटवीन द फॉरेन कंपनी एंड द लोकल कंपनी. And generally, the local company invites the foreign company to share its knowledge, its products, its technology. And these are successful when partners share the same goals and the host accepts the responsibility to carry out the plans. तो ये हो गया जॉइंट वेंचर के ऊपर एक छोटा सा उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर. इसके मेरिट्स देख लेते हैं. ग्रेटर रिटर्न फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेशन. दोनों दो कंपनी जब ज्वाइन होती हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपैंड करता है, रिटर्न्स अच्छा मिलता है. ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, दैट इज ऑब्वियस. बेटर मार्केटिंग फीडबैक एंड the technologies, the investments, so they all are shared. So that makes the joint venture a huge company. And it is less risky because the local partner shares the foreign risk.
एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. सो लाइक दैट बहुत सारे मेरिट्स हैं जॉइंट वेंचर के. कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं इसके. देयर मे बी कल्चरल क्लासेस. कोई फॉरेन कंपनी जब डोमेस्टिक कंट्री में घुसती है तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ कल्चरल क्लासेस हो सकते हैं regarding the taste, fashion, style, preference of the consumers. And another demerit is greater investment of capital and management resources. Foreign company को ज़्यादा investment करना पड़ेगा in joint venture. And there is a possibility of conflict of interest in joint venture with the local company. Because ये एक तरीके की पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप चलती है म्यूचुअल ट्रस्ट पे. एंड वेयर देर इज़ नो ट्रस्ट तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर फेल हो जाएगा. Okay, the next entry is strategic alliance. Under this method, a company acquires the controlling rights of a foreign company. And this is in fact the best method to enter into an international market. And here the two firms pool their resources, that means combine their resources and work in collaboration. And each partner brings in a particular skill or knowledge or technique. ठीक है. And both the companies are expected to gain from their experience and technology. And this type of alliance involve either distribution access or transfer of technology. Generally, strategic alliances is better for electronic items, बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए. एंड यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस होते हैं बेसिकली. फर्स्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड अलायंस, जहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर होती है. प्रोडक्शन बेस्ड में प्रोडक्शन टेक्निक्स को शेयर करते हैं. बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बेस्ड अलाइंसेस होते हैं, जैसे मारुति सुजुकी. तो मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन है वहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग में. देन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अलायंस, यहाँ पे फ्रेंचाइजी देते हैं, राइट. पेरेंट कंपनी अपने फ्रेंचाइजी मतलब कंपनी में बनाती है दूसरी कंट्री में. लेट्स सी द मेरिट्स. रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपैंड बिजनेस. ठीक है, फॉरेन कंपनी के लिए ये चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, उसको बनाना नहीं होता है. इट एनहांसेस द लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय फॉर्मिंग अलायंसेस विद कॉम्पिटिटर्स. ओके, देन टेबल्स ऑफ वॉर्म टू इंक्रीज द रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी फ्रैगमेंटेशन ऑफ द रिसोर्सेज. नाउ ये भी एक बहुत ही अच्छी मेरिट है कि रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कंपनी की इंक्रीज करती है. It reduces the chances of losses and avoids the risk, basically the political risk, and it is the fastest mode of entry into international market. तो ये सारे इसके merits हैं. Let's see the demerits. Possibility of again cultural clashes, problems of integration of systems and processes. दो कंपनी जहाँ पे मिलती है तो वहाँ के दोनों के अलग अलग सिस्टम होते हैं, एंड वहाँ पे सिस्टम में क्लैशेस हो सकते हैं. एंड इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट. तो दैट इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम. सो लाइक दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडप्टेशन, एंड ऑल्सो इवेलुएट द फैक्टर्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडप्टेशन एंड सजेस्ट द कंडीशंस अंडर विच बोथ आर एप्लीकेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द डिफरेंस. Standardization, it is an approach to increase the commonality of the product in the supply chain, and adaptation is a process of differentiation that exists between products and service. कुछ और डिफरेंस देखते हैं जहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाना, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है. जैसे स्टैंडर्डाइजेशन में इट एंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट मीट्स सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, सर्विस, अपीयरेंस, साइज, लाइक दैट. एंड एडप्टेशन में यहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट. मतलब प्रोडक्ट को अडप्ट करवाना है मार्केट में, उसको चलाना है. तो दैट प्रोसेस इज एडप्टेशन. नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडप्टेशन. फर्स्ट, कस्टमर ओरिएंटेशन. ना कस्टमर ओरिएंटेशन की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे परचेजिंग पावर, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, लिटरेसी लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स, सो लाइक दैट. सो दिस फैक्टर्स अफेक्ट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडप्टेशन. द सेकेंड वन इज स्टेज ऑफ मार्केट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है,
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कौन से स्टेज पे है, लाइक दैट. लीगल कंसिडरेशन, लाइक पैटेंट्स, कॉपीराइट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है. एंड लास्ट वन इज़ क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, फिजियोग्राफी कैसी है वहाँ के लोकल्स की. सो लाइक दैट. यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे मान लो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर अगरबत्ती जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इंडिया में उनकी क्वालिटी अलग होती है और जो एक्सपोर्ट होती है अगरबत्ती उसकी क्वालिटी अलग होती है. सो दैट इज द थिंग दे हैव टू मेंटेन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द की डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. देखते हैं इसके क्या मेन डिसीजंस लेते हैं कम्युनिकेशन करने के पहले. फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस. किसको आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर टारगेटिंग, रिच कस्टमर्स, पुअर कस्टमर्स और मिडिल क्लास कस्टमर्स. देन ऑब्जेक्टिव, व्हाई, लाइक व्हाट इज द गोल, व्हाट यू विल अचीव फ्रॉम कम्युनिकेशन. Then determining the message, what type of message you are going to give and how the company will benefit from that communication. Then comes budget, like what is the cost involved in that communication process. And then selecting the channel of communication, whether you will communicate through email or internet media or TV or radio, so like that. Okay. So next question is international marketing research is full of complexities. Discuss how. मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में रिसर्च करना, इट्स रियली अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दोज फैक्टर्स. फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स. तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरे को मालूम चले, ठीक है. तो इट इज़ हार्ड टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन दैट. देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. कोई भी कंट्री के सोसाइटी का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, लिटरेसी लेवल कैसा है, तो ये सारे डाटास को कलेक्ट करना इट्स रियली वेरी कॉम्प्लेक्स. देन एक्सपेंसेस. Internationally, you have to visit many countries and collect data. The company needs to spend a lot of money on that. So this is again a factor. Then inaccuracy of data. The data which is collected by the researchers may not be accurate. ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. And then lack of coordination of multi-country research report. Sometimes the company asks for reports from other countries. So they may not coordinate. They may not give all the details and information about that particular thing on which you want to do research. So these are a few important factors which affect the marketing, the international marketing. Okay, let's move on to the next question. Question number 8. Discuss the importance of service in world trade and critically evaluate the the personalities for India in Indian marketing. Sorry, this is not personalities, this is opportunities. So what India has got opportunities in services at international level. Now the service sector is one of the fastest growing sector in the world. A major amount of GDP is contributed by this sector as far as India is concerned. And the following points can make it very clear. The first one, the service sector helps to achieve the growth and development of, particularly developing countries. And it helps to improve the competitiveness of the domestic firms. These are all, on the basis of developing and poor countries. Then it also helps to increase the welfare of the consumers, of the citizens of that country. They get, international standard of goods and services at cheaper prices. And it also provides employment opportunities to a lot of people. And it has been seen that a lot of women folks are working here in service sector. So this is one of the booming industries for women. Okay, so let's see the opportunities that India has for international marketing of services. And basically
इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ग्लोबली. काफ़ी अच्छा मतलब इसका इंडिया का कंट्रीब्यूशन है. एंड यहाँ पे it has been observed that the Indians are engaged in service sectors all over the world. The skills and qualification of Indians are regarded as one of the best in the world. So the employees from India are mostly in demand all over the world. And these are the possible sectors where the opportunities lies, like insurance, telecommunication, IT sectors, healthcare, banking, entertainment, and education. Okay, so let's move on to the next question. Question number 8, part A. Publicity always creates positive influence on sales. Comment. Publicity से always sales influence होती है, मतलब बढ़ती है. How? सबसे पहले समझते हैं what is publicity. It is a process of creating awareness for any product, service, person or organization. When we put in simple words, the movement of information from its source to the general public is known as publicity. It is a non-paid form of promotion that finds way to get people's attention through various medias. Now it creates a brand image of the product and enhances the goodwill of the company. So this point is very important. And it also provides all the detailed information about the product, so which helps to grow sales. And when sales grows, the revenue will increase, the profits will increase simultaneously. And this will again help the firm to grow and expand. So these things, you can expand a few more points. Okay. Question number 8, part B. What is the main objective of adopting transfer pricing? Describe the alternative methods of transfer pricing. Transfer pricing के ऊपर फ्रेंड्स हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है. It is done between a company and its subsidiary to avoid taxation. In simple words, it is a method of pricing between a company and its subsidiary to save taxes. Generally, transfer pricing होता है MNC, TNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये लोग करती है टैक्सेस से बचने के लिए, टैक्स बचाने के लिए. एंड बेसिकली व्हाट आर द मेथड्स. जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, दो मेथड हैं, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग एंड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. In transfer based, the company produces goods in a country but sells in another country where it has to pay low taxes. And in cost based pricing, basically it is related with the production process. And if the production, if the company saves taxes on production in one country, it will concentrate on producing in that country rather than producing in other countries. Okay. And the third type is negotiated transfer pricing, where there is a mutual understanding of the pricing between the parent company and its branch or subsidiary company. And let's see the main objectives of transfer pricing. First, to compete in the international market, to save taxes and tariffs, duties like that, to manage cash flows effectively and to avoid conflicts with host and domestic government over tax. ये फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरीज. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड एज वी नो दैट वी हैव सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर ऑफ IBO 02. एंड हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी आने वाले अगस्त के एग्जाम्स में स्ट्राइक करें, तो आपको इसको ध्यान से देखना है, लर्न करना है, राइट. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.